हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग एक प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे प्यार से ER के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल है। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में एक स्टोरी देखते हैं और इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और ये क्या काम करता है, ये सेल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है तो एक खूबसूरत सा चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे ये जो बीच वाला चित्र है ये न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा। ठीक है, डिटेल में पढ़ा उसके बारे में कि न्यूक्लियस का क्या काम है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस से ही सटा हुआ और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर पर भी एक खास तरीके का ये प्लेट्स की तरह या ट्यूब की तरह लगा हुआ एक ऑर्गन यहाँ पे होता है। इसका नाम ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से देखिए। एक इस तरीके से ट्यूब की तरह ये आकार लिए हुए ये संरचनाएं जो दिख रही हैं और केंद्रक से ये चीज जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ इसी तरीके की ट्यूब जैसी संरचनाएं ये केंद्रक से दूर यानी साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, केंद्रक से कुछ जुड़ी होती हैं, कुछ नहीं भी जुड़ी होती हैं, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये राइबोसोम हैं। क्या है बाबू? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में पहले भी हम लोगों ने बात किया है। राइबोसोम के बारे में एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है और इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है पूरे सेल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है। तो कोशिका का यानी सेल का पूरा स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी आपको जाल की तरह फैला हुआ, ट्यूब की तरह फैला हुआ जो भी स्ट्रक्चर दिखे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पूरा ऐसे ही फैला होता है और सेल को एक मजबूती देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, जिससे सेल अपने शेप को मेंटेन रखने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है? तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे इसमें? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। तो क्या दिख रहा है ये? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। ये मेम्ब्रेन से ही, देखो ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन हो गए, बीच में ट्यूब के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, ये वीडियो फ्रंट से लिया गया है, मतलब कि ये जो फोटो है ये फ्रंट से लिया गया है, जिसे माइक्रोस्कोप में ऊपर से देखने पर जैसा दिखाई देता है वैसा फिगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, जबकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कुछ थैलियों की तरह, शीट की तरह, यानी जैसे ये शीट है एक प्लेट की तरह, एक चद्दर की तरह ये फैला हुआ होता है। जैसे कॉपी में पेजेस होते हैं, एक के ऊपर एक शीट लगी होती है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो आपको OMR शीट मिलेगा। ठीक है, एक के ऊपर एक वो लगे होते हैं, वो शीट होता है। ठीक है, साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से आप देखिए ये कुछ इस तरीके से ऊपर वाला व्यू कुछ ऐसा होता है और नीचे का जो व्यू होता है इसका
ये ऐसे प्लेट की तरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट की तरह लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये सब राइबोसोम वगैरह सब लगे हैं, यहाँ शीट पे भी राइबोसोम सब लगे हुए होते हैं। ठीक है तो शीट की तरह या फिर ट्यूब्यूल की तरह तो वो दिख ही रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स कैसे दिख रहे हैं वहां पे? लॉन्ग ट्यूब की तरह दिख रहे हैं। देखने पे देखिए जैसा दिखेगा वैसा ही उसका कैरेक्टर हो जाएगा, वैसा ही मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ठीक है, तो यहाँ कहीं बैग जैसी संरचना तो दिख नहीं रही है, लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा पलट करके देखते हैं तो ये बैग वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो फिलहाल ये सब नहीं दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पे, अच्छा ये कैसे होते हैं, मतलब ये किस तरह के बने हुए होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है? अगर इसकी बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। तो दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो मेम्ब्रेन के बने होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं ये। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और यही लिपिड और प्रोटीन ठीक उसी कंपोजिशन में होते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जिन चीजों का बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, उसी तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उन्हीं चीजों से बना होता है। इसीलिए ये बिल्कुल साइटो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की ही तरह ये दिखाई देते हैं और उसी की तरह ये होते भी हैं। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर टू, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स स्ट्रक्चर आर सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बात करेंगे इसमें कि देखिए भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही बिल्कुल दिखाई देता है और उसी की तरह ये होता भी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ दो चित्र आपको यानी दो फिगर आपको दिखाई देगा। एक फिगर ऐसा है, यानी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। यानी एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा है, दूसरा सिरा इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में पूरा यानी कोशिका द्रव में ये पूरा फैला हुआ होगा। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। ठीक है, हाँ इसकी एक खास बात और भी होती है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों देखो, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ा हुआ होता, यानी कि वो पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो दूसरे टाइप का यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको अगर देखा जाए और इसको देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक शीट है, ठीक है, इस पे कुछ दाने दाने जैसी चीजें लगा दी जाए। अब आप बताइए कि अगर इसको हम टच करें, अगर आप इसको छुएंगे तो वो खुरदरा सा लगेगा, रफ सरफेस लगेगी, बिल्कुल प्लेन तो होगा नहीं, रफ सरफेस से लगेगी। रफ मतलब खुरदरा। ठीक है, तो जब ये खुरदरा सा दिखता है, दिखता भी है और होता भी है, किसी ने छुआ तो नहीं है, सेल के अंदर कोई टच थोड़ी करेगा, लेकिन ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं और वो इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर में हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको टच किया जाए तो वो प्लेन सरफेस तो नहीं होंगे, यानी कि वो कैसे सरफेस होंगे? रफ। कैसे सरफेस होंगे? रफ सरफेस होंगे। इसीलिए इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है,
और दूसरे नंबर के रेटिकुलम की अगर हम बात करें, अच्छा रेटिकुलम शब्द भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? जाल। जैसे आम की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो मिड रिप और वेन्स लगे हुए होते हैं वो भी रेटिकुलेट होते हैं, ठीक है, जाल की तरह पूरा फैले हुए होते हैं। कभी देखिएगा सूखा पत्ता लेकर के उसके उसको बीच बीच की चीजें जो होती है उसको झाड़ दीजिए तो आपको एक स्केल्टन टाइप की चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसके मतलब चलनी की तरह, जैसे चलनी में छेद होते हैं उसी तरीके का वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो वो रेटिकुलेट होते हैं, वो जाल की तरह पूरा फैले हुए होते हैं। बीच बीच में बाकी के मटेरियल हुआ करते थे, क्योंकि वो पत्ता तो अब सूख चुका है और उसके मटेरियल सारे सूख चुके होते हैं, तो खाली वो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको ये समझना है कि सेल के अंदर ये सब रेटिकुलेट होते हैं और वो किस तरीके से फ्रेमवर्क का काम करते हैं सेल के अंदर, तो आपको ये प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। एक कोई बढ़िया सा पीपल का पत्ता हो या फिर आम का पत्ता हो, इसी तरीके से जिसमें बड़े पत्ते हों, उसको ले करके उसको सुखा दीजिए बिल्कुल, या सूखा पत्ता लीजिए बिल्कुल, और उसको बीच बीच में से ऐसा करिए कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं, रेटिकुलेट वाला स्ट्रक्चर जो है उसको छोड़ के बाकी चीजों को झाड़ दीजिए, ठीक है। तो वो जाल की तरह संरचना आपको मिल जाएगी। अब आप जरा इमेजिन करिए, अगर वो जाल जैसी संरचना नहीं रही होती तो क्या जो आम की पत्ती का शेप है उसी तरीके का होता? नहीं। तो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर का स्ट्रक्चर जब बनाना होता है तो उसका फाउंडेशन बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, उसके बाद दीवार बनाते हैं, ठीक है। अगर ये सब चीजें ना करें, फ्रेम ना तैयार करें अगर, तो डिजाइन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सेल भी इसी तरीके से, सेल के अंदर भी एक नेटवर्क होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस फ्रेमवर्क को बनाता है। तो दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक जिसपे राइबोसोम लगे हुए हैं, एक वो जिन पे राइबोसोम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर देयर? तो आपका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? there are two type of endoplasmic reticulum. First, on which ribosomes are present, is called rough endoplasmic reticulum और रर, ठीक है। देखिए इसको आर 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 मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये है रर। रर का मतलब क्या हुआ? आर ई आर, ठीक है। तो ई आर का मतलब यहां देखिए लिखा हुआ है हमने, ई आर का मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई आर के पहले जो ये वाला आर आया है, ये आर इस राइबोसोम को दिखा रहा है कि राइबोसोम की वजह से वो सरफेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो रफ हो गया है, ठीक है, खुरदरा हो गया है। तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आप देखेंगे जो ये वाला है, ठीक है, तो इसमें राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इस पे कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको जब टच किया जाएगा तो बिल्कुल स्मूथ होगा, चिकना होगा। तो इसी को मिला करके यहाँ पे एक नाम बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको क्या याद करेंगे? एस ई आर, यानी सर, एस ई आर, सर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको एक फार्मूला के रूप में भी याद कर सकते हैं, ई आर इज इक्वल टू रर, क्या है, रर प्लस सर, रर सर, ठीक है। तो दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिलेगा, एक जिसपे राइबोसोम पाया जाता है, दूसरा जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो बार बार राइबोसोम की बात हो रही है, ये जो राइबोसोम है ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, बिकॉज राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है? राइबोसोम। यानी राइबोसोम के ऊपर
प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो प्रोटीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पाउडर भी होता है, प्रोटीन हम लोग दाल से भी पाते हैं। तो ये प्रोटीन आखिर हमारी बॉडी में करता क्या है? ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है बाबू, ध्यान समझिए, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो फिनोटाइप है, यानी जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं हम लोगों को, वो सब प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। जैसे मसल्स जो होता है वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, बाल जो होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, नाखून जो होता है वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मोस्टली हमारी बॉडी में जो चीजें बनी हुई हैं वो प्रोटीन की ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप के मोस्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं, फिनोटाइप मतलब दिखने वाले कैरेक्टर, वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोम पे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट वर्क करता होगा। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स का, बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रेशन ये राइबोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये जो सर है राइबोसोम, रर का तो समझ में आ गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, उसका काम खत्म हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस करवा करके वो खाली हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है सर की, यानी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बारी आती है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस बेचारे के पास राइबोसोम नहीं है। ठीक है, अब राइबोसोम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये आखिर फिर क्या काम करता है? तो सर जो होता है इसके पास एक सरफेस तो है, एक सतह तो है, एक शीट होती है ना, चद्दर की तरह, जैसे अभी बताया यहाँ पे हमने, ये ऊपर का व्यू है और रियल में इस तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरीके का डिजाइन करके भी इसको दिखाया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक, तो ये जो सर होता है ये फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का? फैट और लिपिड। तो रर जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और जो सर होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल यानी कि वसा, और लिपिड का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, सर ने जो फॉर्मेशन किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है इसको, अच्छा देखिए, ये जो लिपिड और फैट और ये प्रोटीन वगैरह के बारे में जो बात किया हमने, देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके जो मेम्ब्रेन हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिपिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं, या फिर लिपिड के अकेले बने हुए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो प्रोटीन के ही बने हुए हों। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए सेल में, ठीक है, सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कोई जो बाउंड्री है वो ब्रेक डाउन हो गया, तो उसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। तो मरम्मत के लिए वहां पे प्रोटीन और लिपिड पहुंच करके उस खाली जगह को भर देते हैं। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है, कहीं पे मान लीजिए गड़बड़ हो गई, अगर टूट फूट गया, तो वहां पे जाकर के रिपेयरिंग का काम लिपिड और प्रोटीन करते हैं। तो लिपिड कहाँ से बन रहा है? सर से, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और प्रोटीन कहाँ से बन रहा है? रर से, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो जो सेल है, सेल में टूट फूट की मरम्मत करना या कुछ नई चीजों को बनाना लिपिड और प्रोटीन को मिला करके, इसी को बायोजेनेसिस कहा जाता है।
क्या कहेंगे? बायोजेनेसिस। बायो मतलब जीवन, जेनेसिस का मतलब बनाना, यानी कि जीवन को चलाने के लिए जो उसमें केमिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें कुछ टूट फूट की मरम्मत हुई है, उसको बायोजेनेसिस कहा जाएगा। क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस। तो व्हाट इज बायोजेनेसिस, ये टर्म आपसे पूछा जाता है कि बायोजेनेसिस क्या है। तो बायोजेनेसिस इज ए प्रोसेस। बायोजेनेसिस क्या है? बायोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच सम प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड, कुछ प्रोटीन और लिपिड मिल करके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन, कुछ खास तरीके के लिपिड और प्रोटीन मिल करके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी को बायोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहेंगे? बायोजेनेसिस। ठीक है। और जैसा कि अभी इसके पहले बताया हमने कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स, एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स which is required to initiate, और या तो इनिशिएट करते हैं या तो फिर उसे तेज कर देते हैं, किसी प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं? एक ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी प्रोसेस को या तो तेज कर देते हैं या तो धीमा कर देते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से वो काम करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स भी यही काम करता है। हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो चीजों को सेक्रेट कर, मतलब चीजों को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे कि एड्रीनेलिन, जिसको करेज हार्मोन बोलते हैं, जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उस पर पाए जाते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे जो हार्मोन यानी कि जो केमिकल सेक्रेट होता है उसे हम एड्रीनेलिन बोलते हैं। और वो एड्रीनेलिन क्या काम करेगा? एड्रीनेलिन जो होता है वो करेज हार्मोन, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई बहुत जोखिम भरा काम आ गया, या मान लीजिए कि जैसे आप जा रहे हैं बड़ी मस्ती में, आपके सामने एक सांप आ गया। ठीक है। खड़ा हुआ है वो आपके सामने, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। ठीक है। उस समय बॉडी में जो रिएक्शन होता है, उस समय जैसे कि पसीना आने लगेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ठीक है। और बॉडी एक डेंजरस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो दो तरह के सिचुएशन यहाँ पे हो सकते हैं। एक कि या तो आप सांप से भिड़ जाइए, मारिए उसको, एक ये है, या फिर आप भागिए बहुत तेजी से। ठीक है। तो जब सांप या इस तरीके से डॉग्स वगैरह जब पीछे पड़ जाते हैं तो जो स्पीड आपकी होती है नॉर्मल, वो स्पीड आपकी नहीं होती। ठीक है। तो एड्रिनेलिन जो हार्मोन होता है वो एक करेजियस हार्मोन है जो काफी फास्ट चीजों को करवाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फंक्शन भी हो गया और सर और रर के बारे में आपने जान भी लिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है। क्या बना रहा है? नेटवर्क सिस्टम। स्टार्टिंग में भी आपने यही देखा कि ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है, नेटवर्क की तरह पूरा फैला हुआ है। ठीक है। साथ में ये और क्या काम करेगा? ये जो चीजें हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए भाई। कहाँ से कैसे जाएंगे कोई चीज? तो एक रास्ता चाहिए। तो रास्ता जो है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रास्ता दे देता है। तो ये एक चैनल की तरह काम करता है। किसकी तरह? चैनल की तरह। तो चैनल जो होता है, चैनल का मतलब रास्ता। जैसे नहर, नहर मान लीजिए, तो नहर एक रास्ता है पानी के निकलने का। ठीक उसी तरीके से ये ट्यूब जो होते हैं, पाइप जो होते हैं, जहां जहां फैले हुए होते हैं, उधर से खास प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आते हैं। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम forms a network system serve as channels for transport of material, especially protein। ठीक है। तो खास करके प्रोटीन जो बनता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए
ये जिम्मेदार होते हैं या उसको जगह देते हैं। तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है? जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में होना है। साइटोप्लाज्म में जहां जिसको जरूरत होगी जिस तरीके के प्रोटीन की, उस प्रोटीन को वहां तक पहुंचाने का काम यही भाई साहब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। तो जैसा अभी अभी बात हुआ कि फ्रेमवर्क का ये काम करता है, यानी साइटोप्लाज्म में ये फ्रेमवर्क यानी कि एक तरीके से फ्रेम का काम करता है। एग्जाम्पल हमने मैंगो लीफ का बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये जो बायोकेमिकल, अब ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज क्या है? बायोकेमिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में हमेशा दो तरीके की एक्टिविटीज होती रहती हैं। एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एक एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी एक टूटने की प्रक्रिया हो रही होती है और एक बनने की प्रक्रिया हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो टूट फूट और बिल्डिंग का जो प्रोसेस चल रहा होता है, इसी को बायोकेमिकल एक्टिविटीज कहते हैं। कंप्लीटली इनको मिला करके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, उसके लिए एक सरफेस चाहिए, एक सतह चाहिए। भाई दो चीजों का रिएक्शन होना है, या किसी चीज को टूटना है या फिर जुड़ना है, तो उसके लिए एक स्टेज चाहिए ना। तो वो जो स्टेज है वो एक सरफेस होता है, और वो सरफेस प्रोवाइड कौन करता है? वो सरफेस कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस के लिए सरफेस प्रोवाइड करने का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि एक जगह पे बड़ा ही श्रिंकेज फॉर्म में होते हैं, तो वो फैल करके सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में लीवर सेल की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट में कौन? लीवर सेल। तो जो लीवर सेल है उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, क्या पाया जाता है बाबू? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लीवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में ड्रग्स, यानी कि जो हार्मफुल मटेरियल या फिर जहर, ठीक है, बॉडी में अगर इंटर कर रहा है, तो जो सर है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि उसके जहर को खत्म कर देता है। तो अब यही समझ लीजिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये एक खूबसूरत सा चित्र है, ये आप बना सकते हैं, बुक में भी ये दिया है, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, हमें बस दो बातें याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप अपना फ्रेमवर्क ठीक से ध्यान में रखिए, हेडिंग्स को ध्यान में रखिए, मेन वर्ड्स जो हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो आप स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आंसर को ठीक से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतनी ही बातें थी। इसके बाद हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। और एक एक टॉपिक आपको एक एक वीडियो में बताया जा रहा है, जैसे आपके स्कूल में क्लास चलती है ठीक उसी तरीके से ये सारी चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी 9th के वीडियोस चल रहे हैं, दो दो लेसन कंप्लीट किया जाएगा। केमिस्ट्री का 2 लेसन हो चुका है, बायो का ये फर्स्ट लेसन चल रहा है, सेकंड लेसन टिश्यू है उसके बारे में इसके बाद बताया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स के 2 लेसन बताए जाएंगे, फिर 10th के वीडियोस भी दो दो लेसन करके पढ़ेंगे। ठीक है, 11th का 12th का सबका धीरे धीरे करके वीडियोस बनाए जाएंगे। तो आप उस सारे लोगों को, यानी 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को ये चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए, वीडियोस अपडेट किए जाते रहेंगे। ठीक है, और फिर आपको अपडेट मिलता रहेगा जिससे कि आप उसे देख सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।